हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम सतरंग। देखिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को आव्यूह का चैप्टर। उसके पहले हम लोगों ने त्रिकोणमितीय पढ़ा, जो त्रिकोणमिति का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसको, और इसके साथ में ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम बेसिक फंडामेंटल कह सकते हैं कि नियम नहीं बता पाए आप लोगों को, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था, और हम चाहते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा तो हम रन भी नहीं कर पाए हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, अभी ये एग्ज़ाम के दृष्टि से हम यूपी बोर्ड के ये सारा चीज़ आप लोगों को करवा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं इस समय, तो सीधा सीधा एग्ज़ाम की दृष्टि से। और बच्चे देखिए विद्या लेके पढ़ते हैं, या टॉप 10 लेके पढ़ते हैं, या अवतार लेके पढ़ते हैं, तो मैं विद्या क्वेश्चन बैंक से सेलेक्टेड क्वेश्चन जो हमको सही लग रहा है और अच्छे क्वेश्चन भी हैं, उसको सेलेक्ट करके हम आप लोगों को बताते चल रहे हैं कि कैसे कैसे सोल्यूशन होगा। उस चीज़ को अगर ध्यान से देखते रहेंगे कौन कौन सा नियम है, अगर आप नियम नहीं पढ़े तो मैं उस नियम को यहाँ पर बताते चलता हूँ साथ साथ में कि कैसे कैसे कौन सा नियम यहाँ पर लागू होता है। तो आज का ये पहला जो वीडियो है हमारा, वो देखिए, ये विद्या क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। पेज नंबर 21 पे पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है उसका, और इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, और ये एक आव्यूह दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है कि सरल करके हमको निकालना है मान कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं अभी। और यहाँ कुछ क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 7 है विद्या क्वेश्चन बैंक से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x फिर दिया गया है कि 2 3, ये आव्यूह में दिया गया है 2 3, इसको हम देखिए 2 3 कैसे पढ़ सकते हैं। अगर पंक्ति हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 पंक्तियां बन सकती हैं और एक स्तंभ बन सकता है, एक कॉलम हम कह सकते हैं उसको, प्लस के साथ में y, और इसमें दिया है आव्यूह में -1 1 और 10 5 है। तो x y के मान ज्ञात कीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसको लेके हम पहले स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए, घबराने वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं कि जो घबरा जाते हैं कि एग्जाम का स्कीम आउट हो गया, ज्यादा पढ़े नहीं है, तो अभी भी बहुत समय है। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, अभी बहुत समय है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं, तो चाहे ऑफलाइन क्लास चलता हो आपका स्कूल में, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे चैनल हैं। एक चैनल को सिलेक्ट कर लीजिए जो भी समझ में आता हो, जिसकी लैंग्वेज भाषा समझ में आती हो आपको, वो आप करके सब्सक्राइब करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं वहां से ध्यान से। तो अभी भी बहुत समय है पढ़ने का, ऐसी बात नहीं है कि बहुत कुछ नहीं हो सकता अभी, तो काफी समय है। अभी देखिए, पूरा जितना भी फरवरी का टाइम बचा है, मार्च का पूरा टाइम बचा है, और लगभग अप्रैल पूरा बचा है। तो इन 2-3 महीने में अच्छा कुछ कर सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि यदि x + y + z, और फिर ये देखिए इसमें क्या होता है, मैं एक बार क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद समझाता हूँ इसमें पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है, कैसे इसको हल किया जाएगा। y + z, और यहाँ से x + z, और फिर दिया है y + z, और इक्वल दिया गया है इसके 9 दिया गया है, 5 दिया गया है और 7 दिया गया है। ये चीज हम यूज कर रहे हैं कि ये 5 9 5 और 7। तो इसमें पढ़ते किसको कैसे हैं कि इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं और सी से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पर हम लोग इसको पंक्ति से पढ़ते हैं, जिसको R1 R2 रो कह सकते हैं इंग्लिश में आप, R3 ऐसा डिनोट कर सकते हैं। इसको ज्यादा कुछ खास नहीं होता है, बस एक साइन है, चिन्ह है प्रदर्शित करने का कि कैसे किसको हम लोग लिखते हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स में, या आव्यूह हम बोल सकते हैं इसको हिंदी में अगर कहें, तो एक स्तंभ है और 3 पंक्तियां हैं, या कह सकते हैं 3 रोज हैं और एक कॉलम है। इस प्रकार से इसको हम लोग समझते हैं। अब ये कह रहा है इसमें से कि x y और z का, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि x + y + z = 9। यहाँ से ऐसे भी पढ़ सकते हैं x + y + z, फिर x + z और y + z = दिया गया है 9 5 7। यहाँ से x और y और z का जो मान है वो हम लोग को निकालना है। अब कैसे ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो जिस पोजीशन पे होता है उसके इक्वल होता है। अगर कोई भी 2 आव्यूह आपस में बराबर दिए गए हैं तो उसके पोजीशन होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल छोटा सा लेके बता रहे हैं कि कैसे कौन सी संख्या लिखी जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है। यहाँ जो भी संख्याएं लिखी जाती है उसका पोजीशन फिक्स होता है कि ये कहाँ है, किस स्थान पे है। तो यहाँ पे ऐसे हम 2-3 संख्या लिख के बता दे रहे हैं कि A11 A12 और A13, ये हो गया A21 और A22 और A23, यहाँ से A31 A32 A33,
और यहाँ पर यदि इक्वल है, ये मान लीजिए ऐसा है 5 7 9 2 6 8 3 4 5 ऐसे कुछ, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो हमने 1 1 लिखा है उसका मीन्स क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना होता है कि इस पहले 1 का मतलब होता है कि ये क्या लिखा गया है, पहली पंक्ति में लिखा गया है और पहले स्तंभ में लिखा गया है। ठीक, तो पहली पंक्ति 1 1 1 का मतलब होता है ये पहली पंक्ति में जो फर्स्ट लेटर लिखा गया होता है ए के साथ में पहला अक्षर, उसका मतलब होता है पंक्ति का पोजीशन दर्शाता है, और जो दूसरा अक्षर लिखा गया होता है वो स्तंभ की पोजीशन बताता है। तो A11 का मतलब हुआ कि पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ की पोजीशन पे A11 रखा गया है। दूसरा, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में रखा गया, पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ के पोजीशन पे A12 रखा गया है। ऐसे ही पहली पंक्ति में और तीसरे के स्थान पे A13 रखा गया, तीसरे स्तंभ में। ऐसे ही A21 है, A22 है। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ये दूसरी पंक्ति है, एक बार हम ऐसे भी लिख बता देते हैं आप लोगों को कि ये R1 है, R2 है और ये R3 है। ठीक, तो यहां से पंक्ति, ये पहले पंक्ति का है, ये भी पहले पंक्ति का है, ये भी पहले पंक्ति का है, ये दूसरे पंक्ति का है, ये भी दूसरे पंक्ति का है, ये भी दूसरे पंक्ति का है। तो A231, A32 और A33 ये किस पंक्ति का है, तीसरी पंक्ति का है। ऐसे ही हम लोग कॉलम बना सकते हैं, स्तंभ इसको हम C1 बोलते हैं और दूसरे को C2 बोलते हैं और तीसरे को क्या बोलते हैं, C3। तो कभी भी ऐसा समझिए कि पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में रखा गया है तो उसके साथ 1 1 लगाए हैं। 1 1 का मतलब ही होता है, पहले 1 का मतलब होता है कि पहली पंक्ति और दूसरे 1 का होता है कि पहला कॉलम। इस प्रकार से दूसरे को देखेंगे आप, A12 को देखेंगे तो 1 का मतलब है कि वो जो अवयव लिखा गया है वो क्या है कि पहली पंक्ति में लिखा गया है और दूसरे कॉलम में लिखा गया है। तीसरे अवयव का मतलब कि पहली पंक्ति में तो है लेकिन तीसरे कॉलम में है। इसी प्रकार से सारी संख्याओं को हम लोग, इसमें जो भी अवयव है अवयव के अंदर, उसको हम लोग समझ सकते हैं। और अब ये अवयव अगर इस अवयव के बराबर है तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस पोजीशन पे यहाँ A11 का पोजीशन जो भी है उसके सेम पोजीशन वाला दूसरे साइड में अगर है 5 तो A11 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ऐसे ही A12 के पोजीशन पे दूसरे साइड में जो 7 है यहाँ पे, तो A12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। यहाँ से A13, तो यहाँ पे A13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। तो A13 इज इक्वल टू 9। ऐसे सेम पोजीशन पे अगर इक्वल लिखा गया है तो A21 यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 2 के, A22 इक्वल हो जाएगा 6 के और A23 इक्वल हो जाएगा 8 के। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम लोगों को हल करना है कि यहाँ से x, y और z का मान निकालना है। तो कुछ इसी मेथड से हम लोग निकालेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए अब क्या करना है, ये क्या लिखा है पहले इसको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे पंक्तियों की संख्या तो 3 है लेकिन स्तंभ की संख्या कितनी है, सिर्फ 1 है। यहाँ पे हम सिर्फ एक कॉलम है और यहाँ भी एक कॉलम है, इसमें भी 3 पंक्तियां हैं, इसमें भी 3 पंक्तियां हैं, तभी कोई मैट्रिक्स या कोई कह सकता है कोई अवयव बराबर हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि जिस पोजीशन पे होता है उसी पोजीशन के सेम साइड जो इक्वल होता है उसके बराबर होता है। जैसे यहाँ पर x + y + z लिखा है तो ये किस पोजीशन पे लिखा है, A11 के पोजीशन पे लिखा है। तो इसको A11 के पोजीशन को हम दूसरे साइड में जो A11 के पोजीशन पे रखा गया है उसको उसके इक्वल करता है। तो यहाँ से x + y + z = 9 मिल जाएगा हम लोगों को। और ये जो दूसरा लिखा गया है अवयव यहाँ पे वो किस पोजीशन पे है, A21 पे पोजीशन पे है। और ये x + z जो लिखा गया है वो इक्वल हो जाएगा 5 के, क्योंकि यहाँ पे जो 5 है वो 21 के पोजीशन पे है। ऐसे ही यहाँ पर y + z ये क्या है, 13 के पोजीशन पे है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 3 और 1 के पोजीशन पे, तो इसको लिख सकते हैं y + z = 7। अब ये हम लोगों को 3 समीकरण मिल गए। यहाँ से समीकरण 1, समीकरण हम कह सकते हैं इसको 2 और 3, और इन्हीं तीनों को सॉल्व करके हम लोग क्या निकालना है, x, y और z का मान। ये बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, x और प्लस z का मान 5 है तो हम दूसरे समीकरण से मान x + z का समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 2 से x + z का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से हम समझा रहे हैं। ये तो ऐसे भी देख के हल हो सकता है कि कितना इसका आंसर आएगा कैसे। तो यहाँ से x + z के स्थान पे हम लोग 5 रख देंगे, प्लस y हो जाएगा = 9 हो जाएगा।
यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4। तो ये y का मान हम लोगों को मिल गया। अगर y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमको z का मान मिल जाएगा। तो कहेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब ये y है 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 5। पक्षांतर करने का रूल हम लोग जानते ही हैं, तो यहाँ से z का मान तो निकल जाएगा, वो z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और अगर हम लोग y का मान और z का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा हल कर दे रहा हूँ, y तथा z का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही 1 में रखेंगे यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को x प्लस, अब देखिए y की वैल्यू क्या निकल के आई थी यहाँ पे 4 और प्लस z की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो इसका आंसर हुआ x इज इक्वल टू 3 ये, और y का मान जो आया है वो 4 और z का जो मान आया है वो कितना आया है 2। अब इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि x का मान, y का मान, z का मान हम लोग का सही है कि नहीं सही है। तो किसी भी समीकरण में रख के इसको चेक किया जा सकता है। तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 9 है, मतलब तीनों संख्याओं का मान जो आया है उसको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 9। ऐसे जोड़ लिया जाता है कि यहाँ 4 3 7 और 7 में 2 जोड़ेगा कितना आएगा 9। इस प्रकार से ये समीकरण संतुष्ट करता है और हम लोग का आंसर भी सही हो जाता है। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं जो हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए ये है, सरल कीजिए cos थीटा और इसके साथ में मैट्रिक्स में दिया गया है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा और प्लस के साथ में sin थीटा, और फिर दूसरे आव्यूह में दिया गया है sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। ये पंक्ति में मैं बोल रहा था, वो कोई पंक्ति में भी पढ़ सकता है, स्तंभ में भी पढ़ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ये है कि अभी आव्यूह पढ़ा रहे हैं, आव्यूह के बाद सारणिक होता है, पढ़ाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको सरल करना है, इसका मान कितना आएगा ये दिखाना है हम लोगों को। तो यहाँ से cos थीटा ये मिल जाएगा cos थीटा sin थीटा और इसके साथ में माइनस sin थीटा, ये पंक्ति में मैं बोल रहा हूँ cos थीटा, और प्लस के साथ में sin थीटा, और दूसरे आव्यूह में क्या दिया गया है, पंक्ति में दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा और फिर दिया गया है यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा, ये दूसरी पंक्ति में दिया गया है। देखिए एक खासियत होती है कि अगर हम लोग आव्यूह हल करते हैं तो वहां पे ये होता है कि कोई भी अगर बाहर से किसी भी संख्या का उसके आव्यूह के अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई होता है, मतलब जितने भी संख्याएं लिखी होती हैं, जो भी लिखा होता है उसके प्रत्येक के साथ में उसका मल्टीप्लाई होता है। लेकिन ये चीज अगर सारणिक हल कर रहे हैं हम लोग डिटरमिनेंट, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ से इक्वल करेंगे, देखिए cos थीटा का हम लोग इस आव्यूह के अंदर मल्टीप्लाई गुणा करवाएंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या आएगा इसके साथ में। तो cos का cos के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, cos का sin के साथ में करेंगे तो sin थीटा cos थीटा आएगा, और यहाँ पर cos का sin के साथ में माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, और cos का इस cos से होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। आगे ऐसे ही सेम प्रोसेस हमें अगले आव्यूह में भी करना है। तो यहाँ sin थीटा के साथ जब sin थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा, sin का माइनस cos से क्या आएगा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, sin का cos से आएगा sin थीटा cos थीटा, और sin का इस sin से आएगा sin स्क्वायर थीटा। देखिए ये सिंपल रूल है कि प्रत्येक अवयव में क्या होता है, जो बाहर कोई भी संख्या लिखी गई होती है प्रत्येक अवयव में उसका मल्टीप्लाई होता है, हो जाता है। तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि cos का cos से फिर cos का sin से फिर cos का माइनस sin से फिर cos का cos से हुआ है और गुणा करके लिख दिया गया। यहाँ पे भी वही काम करना है, sin का sin से sin का cos से और sin का cos से, यहाँ भी sin का sin से।
अब क्या करते हैं कि देखिए इसका जोड़ने का भी एक बढ़िया नियम होता है कि सेम पोजीशन के अवयव को हम लेके इसका एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए a11 का पोजीशन पे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लिखा है और a11 के पोजीशन पे यहाँ sin स्क्वायर थीटा लिखा है, तो cos स्क्वायर थीटा के साथ में sin स्क्वायर थीटा ही जुड़ेगा क्योंकि यहाँ बीच में प्लस लगा है, तो यहाँ पर हम लोग cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अगला देखते हैं कि ये a12 के पोजीशन पे लिखा गया है sin थीटा cos थीटा और यहाँ पर लिखा गया है a12 के पोजीशन पे sin थीटा cos थीटा, लेकिन माइनस के साथ में लिखा गया है, तो उसको जोड़ के अगर लिखेंगे तो आएगा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये चीज। ऐसे ही ये क्या है, ये 2-1 के पोजीशन पे लिखा है माइनस sin थीटा cos थीटा और यहाँ पर 2-1 के पोजीशन पे लिखा है sin थीटा cos थीटा। इसको जोड़ते हैं तो मिलेगा sin थीटा माइनस के साथ में cos थीटा और फिर यहाँ पे प्लस के साथ में लगेगा sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हो गया। अब देखते हैं कि ये 2-2 के पोजीशन पे है cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 2-2 के पोजीशन पे है sin स्क्वायर थीटा, इसके साथ में ये जुड़ेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख देते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, जो भी आएगा इसका रिजल्ट हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान जो होता है हम लोग त्रिकोणमिति से जानते हैं कि इसका मान 1 होता है। यहाँ पे sin थीटा cos थीटा और sin थीटा cos थीटा माइनस प्लस में वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, माइनस प्लस में सेम संख्या जो लिखी है sin थीटा cos थीटा प्लस में और माइनस में वो भी कट के 0 हो जाएगा और यहाँ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस के रूप में लिखा है दोनों, तो वो हो जाएगा 1। इस प्रकार से हम लोग का आंसर कितना आ गया 1 0 और 0 1 आंसर हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन ही अभी सेलेक्ट किए हैं, आगे चल के हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन हल करेंगे, लेकिन अभी छोटे क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए हैं, स्टार्टिंग है इस चैप्टर का इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते रहिए, यहाँ पे दिख रहा होगा कि यदि x और फिर क्या दिया गया है, आव्यूह में दिया गया है 2 3, ये पंक्ति में लिखा गया है और प्लस के साथ y लिखा गया है और पंक्ति में क्या लिखा गया है -1 1 और इसके इक्वल कितना लिखा गया है 10 5 है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा क्या कि मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन एक बार लिख दे रहा है कि x के साथ में है 2 3 प्लस y के साथ में है -1 1 इक्वल टू यहाँ पे 10 और 5 है। तो अब क्या होगा, जैसे हमने अभी sin थीटा का cos थीटा का मैट्रिक्स के अंदर गुणा किया था, वैसे ही सेम प्रोसेस इसका भी है कि यहाँ पर x का क्या करना है, इस मैट्रिक्स के अंदर गुणा करना है और y का भी इसके अंदर गुणा करना है। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखिए ये x का 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 2x और x का 3 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 3x। ऐसे ही y का हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ से -y और फिर y मिल जाएगा और इज इक्वल टू 10/5। देखिए गलती कहाँ हो सकती है, अगर अभी नहीं जानते हैं बहुत ज्यादा तो ऐसे में गलती क्या होती है कि डायरेक्ट आप लोग कभी इसको इसके बराबर या इसको इसके बराबर मत करना। क्यों? क्योंकि जब तक आप एक साइड को हल नहीं कर लेते हैं और इस फॉर्म में नहीं ले आते हैं, मतलब वो सिर्फ 2 पंक्ति दिखाई देते हैं एक ही स्तंभ, इसी प्रकार के रूप में आ जाएगा, तभी हम एक साइड से दूसरे साइड की तुलना या कंपेयर कर सकते हैं, तभी इसका मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या है कि पहले आव्यूह और दूसरे आव्यूह को जोड़ देते हैं, तो मिलेगा क्या 2x - y और यहाँ पर हो जाएगा 3x + y। जुड़ रहा है, ये संख्या माइनस में थी इसलिए वहां पे माइनस हो गया। ये a11 का पोजीशन है और ये a21 का पोजीशन है और ऐसे ही इक्वल हो जाएगा क्या 10 5। अब यहाँ पर 2 समीकरण हम लोगों को मिल जाएंगे। a11 का जो वैल्यू है 2x - y ये इक्वल हो जाएगा 10 के, तो यहाँ से 2x - y = 10 और दूसरा जो मिलेगा हम लोगों को 3x + y = 5। तो ये समीकरण 1 मिल जाएगा और ये समीकरण 2 मिल जाएगा। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से जैसे हम लोग साधारण विधि से चाहे हाई स्कूल में हल किया हो, क्वेश्चन 9th में हल किया हो, 11th में 12th में जहाँ भी समीकरण हल किए होंगे ऐसा हल किए होंगे। अब यहाँ सिंपल मेथड से हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 और 2 को, ये देखिए लिखा नहीं गया है, संकेत रूप में लिख दिया गया है 1 + 2। अब यहाँ से y प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x और 3x जुड़ के कितना हो जाएगा 5x। तो यहाँ से 5x = 10 और 5 जुड़ेगा, या 10 + 5 हम लिख दे रहे हैं,
यहाँ पर कुल मिला के हम लोगों को 15 मिल जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 15 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 15/5। और यहाँ से 5 × 5 = 15। ये x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोगों को 3। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख देते हैं चाहे समीकरण 2 में रख देते हैं, वहां से क्या हो जाएगा हम लोगों को मिल जाएगा वह मान तो y का। तो हम कहेंगे कि x का मान समीकरण एक में रखने पर जैसे रखते हैं तो यहाँ पे क्या है 2x माइनस y है इज इक्वल टू 10 है। अब यहीं पे हमको रखना है x की वैल्यू, तो 2 × 3 माइनस y इज इक्वल टू 10। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 3 से तो 6 आएगा माइनस y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, ये आएगा 4। माइनस y इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू कितना आएगा -4। इस प्रकार से हम लोगों का जो आंसर हुआ x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -4, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। देखिए आप लोग स्वयं ट्राई करते रहिए, क्वेश्चन बुक से लेके छोटे छोटे क्वेश्चन और हल करते रहिए। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि अभी भी बहुत टाइम है, काफ़ी अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं आप लोग। और मैं अपने YouTube चैनल पे फिजिक्स के मैक्सिमम जो डेरिवेशन है या न्यूमेरिकल जितने भी हो सकते हैं संभव, अभी इस बीच में जब तक पेपर आप लोगों का नहीं होता है तब तक मैक्सिमम प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से डेरिवेशन डाल दूँ उसमें बना के वीडियो। और जितने भी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का मैं डाल सकता हूँ सेलेक्ट करके, चाहे वो विद्या क्वेश्चन बैंक से हो, चाहे वो अवतार से हो, चाहे राहुल टॉप 10 वगैरह जो भी मास्टरमाइंड आते हैं इस तरह के क्वेश्चन बैंक, उनसे सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके यहाँ पे यूट्यूब पे डालता रहता हूँ। तो ये चीज़ अगर आप लोग देखते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को यहाँ से। और मैं चाहूँगा कि यहाँ से आप लोग डेली देखते भी रहिए अच्छे ढंग से। और जो भी अगर आप लोगों को लगता है कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी, या कोई टॉपिक हमने छोड़ दिया हो, तो उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे वो टॉपिक डाल दीजिएगा हमारे लिए, हमको थोड़ा समझ में कम आ रहा है तो उसको हम समझा देंगे आप लोगों को। आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।